राजस्थान की गहलोत सरकार एक के बाद एक सियासी संकट में घिरती दिख रही है। पहले पायलट कैंप की बगावत ने टेंशन दी, तो अब बसपा से कांग्रेस में मर्ज हुए विधायकों की सदस्यता पर बढ़ते खतरे ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालांकि विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मर्जर को पहले से ही संवैधानिक बता चुके हैं, लेकिन मामले में फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। खंडपीठ ने जैसलमेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पुलिस की सहायता से बसपा विधायकों को 8 अगस्त तक नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 11 अगस्त को एकल पीठ में मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाया जाएगा। उधर भाजपा ने भी कहा कि उनकी नजर 11 अगस्त के फैसले पर टिकी हुई है। विधिवत रूप से ये सिंगल बेंच को उनको नोटिस के लिए निर्देश देना और सिंगल बेंच को रेफर करना, उन्होंने अपनी तरफ से जो निर्देश देने थे, जो प्रक्रिया के तौर पर विधिवत तौर पर वो दे दिए। तो मुझे लगता है सिंगल बेंच के आगामी जो निर्देशों का हमें इंतजार करना चाहिए। कोर्ट के फैसले को बेहद संतोषजनक माना जाए हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर इन पर तामील कराना इस समय संभव नहीं था, जो बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं, अगर तामील नहीं हो पाती तो केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती। अब तामील सुनिश्चित हो जाएगी तो केस की सुनवाई हुई होगी, केस में जो भी आदेश पारित होगा उसी हिसाब से हम आगे के स्टेप्स लेंगे। फैसला बहुत ही सकारात्मक फैसला है, क्योंकि हमारे अगर ये फैसला आज हमारे पास नहीं आता तो 11 तारीख को जो हमारी स्टे पे दरखास्त होती वो टल जाती और जो सारा जो पर्पस था रिट पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो उस हिसाब से आदेश हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है और माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आदेश हम चाहते थे वो आदेश हमारे पक्ष में दे दिया। राजस्थान में बसपा विधायकों के मर्जर का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछली गहलोत सरकार ने बसपा विधायकों को मर्ज किया था, तब भी गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। ऐसे में बसपा विधायकों को मर्ज करके सरकार को मजबूती दी गई थी। तो वहीं इस बार भी कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में 100 सीटें मिली, जिसके बाद बसपा विधायकों को मर्ज कर सरकार को मजबूती दी गई। लेकिन इस बीच बसपा ने मर्जर को चुनौती दी, तो वहीं भाजपा विधायक मदन दिलावर ने भी कोर्ट में याचिका लगाते हुए मर्जर के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि मर्जर मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्वीट करके भाजपा पर पलटवार कर चुके हैं। गहलोत ने गोवा में कांग्रेस के 15 विधायकों में से 10 विधायकों को 2/3 के आधार पर लेने, राज्यसभा में टीडीपी के 4 सांसदों को बीजेपी में मर्ज करने का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का मर्जर सही है तो फिर यहां मर्जर गलत कैसे हो सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज है जैसलमेर, उनको निर्देश दिए गए कि वो इसकी सर्विस कराएं और जरूरत पड़े तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की सहायता ले सकते हैं। दूसरे निर्देश में ये कहा गया है कि जो अपिलांट है वो ये नोटिसेस राजस्थान पत्रिका के जैसलमेर और बाड़मेर एडिशन में छपवाएं। और तीसरा ये कि जो एकल पीठ है उससे रिक्वेस्ट की गई है कि वो 11 तारीख को जब सुनवाई हो तो उस दिन ही स्टे एप्लीकेशन का निस्तारण करें। राजस्थान के सियासी संग्राम में पहले 11 अगस्त के एकल पीठ के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि एकल पीठ के फैसले को याचिकाकर्ता खंडपीठ में चुनौती दे सकेंगे, लेकिन सियासी रण में यह फैसला राजनीतिक उबाल लाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के इस ऐतिहासिक घमासान की, जिसको हम कभी सत्ता का संग्राम कहते हैं, कभी मरुद्रा का रण कहते हैं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई नया पेज इसमें सामने आता है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी थी, एक दिन पहले ही मदन दिलावर जी और बीएसपी की पिटीशन पे खंडपीठ को अपना फैसला देना था, वो रिजर्व कर दिया गया था। हालांकि फिर भी हियरिंग के बाद में बताया गया और इसे फैसले की जगह कह सकते हैं कि उस याचिका का निस्तारण किया एक निर्देश के साथ में, जिसमें यह था कि बीएसपी की तरफ से कि जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस में मर्ज का दावा कर रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहे हैं और हम उन्हें नोटिस सर्व नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अदालत ने अब साफ साफ कहा है कि डीजे जैसलमेर उन्हें नोटिस तामील कराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो एसपी जैसलमेर से मदद लेंगे और एक राज्य स्तरीय न्यूज़पेपर के उसमें एक इश्तिहार भी छपाना होगा जिसके जरिए उन तक मैसेज जा सके। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये तामील होनी है और 8 तारीख तक का वक्त दिया गया है। 11 तारीख को वापस एकल पीठ में ये मामला जाएगा, जो जवाब आएगा उसके आधार पर जो भी फैसला आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फैसले के मायने क्या होंगे। अगर
नोटिस तामील भी होते हैं तो तामील के बाद क्या स्टे किया जा सकता है उनके वोट को, या फिर जो मर्जर है उसे असंवैधानिक माना जाएगा, या फिर जो फैसला ले चुके विधानसभा अध्यक्ष उसका क्या होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के हम कोशिश करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज से हमारे नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, और बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता और विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। जो डीबी का में पिटीशन फाइल की गई थी एक दिन पहले ही, और उस पर चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ एक बात जिस तरह से माना जा रहा था कि खंडपीठ के फैसले के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और लगता है कि बस इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो ये तो हम चर्चा भी कर चुके थे इसको लेकर के, बिल्कुल ये कोई अंतिम निर्णय नहीं था। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें बीएसपी को हल्की सी राहत ये जरूर दिखाई दे रही है कि वो जो अपने विधायकों को तलाश रही थी एक तामील कराने के लिए नोटिस, वो अब डीजे के माध्यम से होगी। तो ये छोटी सी राहत बीएसपी के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हैं। बीएसपी जहां तक मुझे लगता है आज थोड़ी सी प्रसन्नचित मुद्रा में होंगी, क्योंकि कल तक तो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि इन लोगों ने अपना जो 11 अगस्त का बोला हुआ है डिसीजन का, हियरिंग का, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम लोग हमारे बीएसपी एमएलए को वो कैसे जाएगा, तामील कैसे होंगे नोटिस, क्योंकि जो मेरी जो बात हुई थी, बोले वो तो जैसलमेर के जेल में बंद है हमारे तो विधायक, तो बोले अब उस जेल के अंदर हम हमारा मैसेज उनको कैसे पहुंचाए। और बोले जो हमारे जेलर साहब है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, कह रहे हैं ना वो फोन पे बात करने दे रहे, ना वो बाहर निकलने दे रहे अपने विधायकों को। तो बोले हमारी काफी विचित्र स्थिति है। जो मैंने उनसे पूछा था आप डीबी में क्यों गए, आप सिंगल बेंच में भी तो वापस ये चीजें कर सकते थे, तो बोले नहीं मैडम, बहुत स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी, हमें लग नहीं रहा था हमारे मैसेज वहां जाएंगे, इसलिए हमें डीबी में जाना पड़ा। तो वाकई आज थोड़ी सी उन लोगों को एक रिस्पाइट मिली होगी, लेकिन साथ में आज ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा गहलोत जी का जो ग्रुप है वो भी थोड़ा सा आज उनको भी टाइम मिल गया, वक्त मिल गया, जैसे हम कह सकते हैं 11 तारीख तक। तो ब्रीदर दोनों के लिए है, दोनों पार्ट के लिए इक्वल ब्रीदर है। तो यानी वो, लेकिन हाँ ये चीज है कि जो हम बोलते हैं कि आज ऐसा लग रहा था कि कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अब वो फिर आगे 11 अगस्त तक के लिए वो हो गई, पोस्टपोन हो गई, ये कह सकते हैं हम। तो ये ना जो बातें हम लोग रोज का एक लगता है कि आज यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, आज पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन वो आगे खिसकता जाता है। तो फिर वही एक बात याद आ जाती है, इस रात की सुबह नहीं, अभी तो नहीं लग रही है सुबह होती हुई कहीं पर भी इसमें। तो बिल्कुल आपका एक डायलॉग भी है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हाँ, बस उसमें रोज यही चीज आ रही है सामने, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, बस वही दिखता है रोज। चलिए रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम जो सब लोग बैठे हैं, हाउस का एक्सपीरियंस आपके पास में, तीसरी मर्तबा आप विधायक बने हैं। कई बार इस बात को लेकर के आप शायद उस विधानसभा का हिस्सा भी रहे जब वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब आप खुद भी विधायक थे, जिसमें चर्चा की गई थी कि न्यायपालिका और विधायिका की लिमिट है अपनी अपनी, उनके अपने एजेंडे हैं और उसमें दखल नहीं होना चाहिए। चले, एक ये बात अलग है कि आप खुद भी पार्टी, आपकी विधायक पार्टी बने हुए हैं इसमें, लेकिन स्पीकर के ऑर्डर मर्जर को जैसे कि उन्होंने सही ठहराया है, तो उसके बाद क्या होगा? 11 तारीख से कुछ अलग उम्मीद है विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के अलग हटके? नहीं रामलाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं कोई तकनीकी खामी से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा, एक बार उनका रिएक्शन लूंगा। वरुण जी, बीएसपी के लिए तो राहत की खबर कही जा सकती है ये कि उनके विधायकों को नोटिस तामील नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? हलचल है कांग्रेस में? नहीं योगेंद्र जी, कांग्रेस में किस बात की हलचल होगी? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रोसीजर है। जब तक संबंध तामील नहीं होगा केस आगे नहीं बढ़ता। सिविल मैटर्स में क्रिमिनल मैटर्स की अलग पोजीशन रहती है, सिविल मैटर्स की अलग रहती है। तो ये आप ये गए हैं, इनको सिंगल बेंच में कोई नहीं विश्वास हो रहा तो डीबी में चले गए। अब वहां निर्देश आ गया, भाई आप नोटिस तामील कराइए, 11 तारीख को नोटिस तामील हो जाएंगे। दोनों साइड के वकील जो है बहस करेंगे, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस। मैं इसमें डिस्कशन ज्यादा नहीं प्रीफर करूंगा
क्योंकि कई बार क्या होता है हम डिस्कशन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, हो सकता है लीगल प्रेशर वहां पे कोर्ट में क्रिएट हो, ऐसा मैं तो एज ए लॉयर में नहीं करना चाहता। रही बात अभी जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डिस्कशन की या इन जजमेंट्स के इम्प्लीकेशंस की, आप देखिए मदन दिलावर साहब जो हैं, उनके वकील हरीश साल्वे साहब, वो उनके कब से कांटेक्ट में आए, इतनी फीस उनकी हैवी फीस है, वो कहां से दे रहे हैं, और वही जो वकील हैं वही सचिन पायलट ग्रुप को भी पैरवी करते हैं। ये सारा जो क्लैरिफिकेशन है क्लैरिफाइड हो गया पब्लिक के सामने। पिक्चर जो पिक्चर अभी बाकी की बात है, पिक्चर बाकी नहीं है, पिक्चर क्लियर हो चुकी कि सारा मैटर जो है स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है। अब वो ये पूरे देश में हम कई बार डिस्कशन कर चुके, सारी स्टेट्स में तोड़फोड़ कर चुके, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये इन प्रकार कोई भी हथकंडे अपना करके सरकारों, निर्वाचित सरकारों को तोड़ो, प्रलोभन से तोड़ो, राजनीतिक शुचिता तो समाप्त हो चुकी, इनके पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई, तो किसी ना किसी तरह विधायकों प्रलोभित करके तोड़ करके सरकार बनाना चाहते हैं। अब वो बन नहीं पा रही है। अशोक गहलोत, लेकिन बीएसपी के विधायक आप जो कह रहे हैं सब जुडिस मामला है और तामील नहीं हो पा रही थी, आखिर अदालत में जाना पड़ा। ये डीबी में जो गए हैं सिर्फ तामील के लिए कि साहब हम फैसले का क्या करें, जब हमें तामील ही नहीं हो पा रही, हमारे विधायकों को वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या। तो एक बड़ा मैटर यह है कि बीएसपी के लिए ये तो कह सकते हैं कि तामील हो पाएगी नहीं, अगर वो विधायक जैसलमेर में नहीं है तो अभी AK जैन साहब आपको स्पष्ट कर पाएंगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर वहां पर पार्टी है नहीं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, कहीं और है, तो वो कैसे तामील होंगे नोटिस। लेकिन कोर्ट ने, क्योंकि मैटर कोर्ट का है, इसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे। अगर तामील नहीं होंगे तो फिर देखी जाएगी 11 तारीख को क्या होता है कोर्ट के सामने। और रही बात बीएसपी की, जो इनको तो 1.5 साल से क्या कर रहे थे, अब इनको पहले जैसे ही वो मर्जर की बात आई थी, कांग्रेस में विलय हुआ था उनका, उसी समय उठाना चाहिए था ये पॉइंट। ये सारा जो आप देख रहे हो महीने 2 महीने से सारा सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, सीरीज ऑफ आप एक्ट्स देखोगे तो क्लियर कट है कि बीजेपी राजस्थान में बात हुई वरुण पुरोहित जी कि आपको उसी वक्त उठाना चाहिए था, लेकिन ये उनका राइट है, वो कभी भी उठा सकते हैं। आपको ध्यान होगा मायावती ने जैसे कहा कि हम तो उचित अवसर की तलाश कर रहे थे, अब उचित अवसर आया हमारा। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा हूं ना, अब उचित अवसर आया, बीजेपी से पैक्ट अप हो पाया। जब भी तो वो आ रहे थे, नहीं उनको अगर इस चीज की पीड़ा थी तो उनको 1.5 साल पहले जैसे ही मर्जर हुआ जैसे ही स्टार्ट हो जाते। और रही बात सचिन पायलट साहब की, आप पेपर कटिंग देख लीजिए सितंबर का, उसमें उन्होंने इस मर्जे को जायज ठहराया था। बड़ी बड़ी कटिंग्स है उसकी राष्ट्रदूत में, सारे पेपर्स में 3-3 कॉलम की। लेकिन अब ठीक है, समय परिवर्तित है, राजनीति, हर आदमी अपना रंग बदल रहा है, तो राजनीति में कई लोग बदल रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत सरकार को, ये किसी भी हाल में कांग्रेस की सरकार को, मैंने आप पहले भी कहा, इनका सारा जो हथकंडे, षड्यंत्र, झूठ का जो पाखंड का सिस्टम है वो राजस्थान में दी एंड हो चुका है। ये पूरा हर तरह से, सारी तरह से लीगल बैटल में भी उलझ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को गिरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सब कर रहे हैं। अब 6 विधायक बसपा के हैं, उस पे आ गए, लास्ट में कांग्रेस के नहीं तोड़ पाए। तो अब आप मुझे बताइए, ये क्लैरिफिकेशन तो अभी जैन साहब आपको बताएंगे, क्लैरिफाइड है क्या एक्ट के अंदर कि भाई मर्जर स्टेट यूनिट का हो जाएगा, नेशनल पार्टी है? ये जब जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये 11 तारीख को बाद जज साहब के सामने आएगा, जब पता लगेगा। वापस आऊंगा वरुण जी, मैं AK जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक नोटिस सर्व कराने के लिए डीबी में गए मिस्टर दिलावर और बीएसपी, ठीक है, वो हो भी गई ये बात, लेकिन अब आगे क्या लगता है आपको कि क्या संभावनाएं हो सकती है इसकी? देखिए, पहली चीज तो ये इस मामले में बड़ी स्ट्रेंज नई बात हुई है। आज तक अंतरिम आदेश को, जब तक कोई आदेश नहीं हो जाए तब तक स्पेशल अपील रिट उसकी पेंडिंग नहीं थी, परंतु उच्च न्यायालय ने पता नहीं ये क्यों छूट देकर डीबी में इसकी सुनवाई की है, वरना आज तक राजस्थान की न्यायपालिका का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। उसके बाद यदि किसी तामील कराने में दिक्कत होती है तो उसके लिए प्रोसीजर है कि वो संबंधित न्यायालय में जाए, संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाए, परंतु फिर भी अपनी जो अंतर्निहित स्पेशल पावर्स है, इनहेरेंट पावर्स है, उसका प्रयोग डीबी ने किया है और उसमें ऑर्डर दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू ये सर्विस कराई जाए, SP थ्रू करो, और साथ ही वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाए। जैसे ही न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, ये मान लिया जाएगा कि जो बीएसपी के MLAs हैं उनको इसकी सर्विस हो चुकी है और सर्विस कंप्लीट होकर दूसरा ऑर्डर, निर्देश भी नहीं बल्कि रिक्वेस्ट उन्होंने लंदन सिंगल जज से ये की है कि तो 11 तारीख को इसको इंटरिम स्टे के मामले को सुने और एटलीस्ट इंटरिम दें या नहीं दें, पर कोई ना कोई आदेश इसमें अवश्य पारित करें। निश्चित रूप से इसलिए किया होगा ताकि 14 से पहले अगर मामला डीबी में जाना हो तो भी चला जाए। दूसरी बात आपने ये कही है कि इसमें कानूनी स्थिति क्या है। एक्चुअली ये जो सेक्शन, यानी जो शेड्यूल 10 का
सेक्शन 4(2) है, इसके बारे में अभी तक कानूनी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है। जहां जहां भी मर्जर हुए उन मामलों में कोई भी मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तय नहीं किया है कि किसको मर्जर माना जाएगा। पंजाब में मर्जर हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीय दल था, उसका एक विधायक था और वो कांग्रेस में मर्ज हो गया था। 1997 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जिस आधारों पर राजस्थान में चुनौती दी गई है, उसी आधार पर वहां चुनौती दी गई कि सब ये मर्जर, नेशनल पार्टी का मर्जर स्टेट लेवल पे नहीं हो सकता, स्टेट यूनिट इसमें मर्ज नहीं हुई है। तो उस पर जो पंजाब हाईकोर्ट ने ये माना था कि जो इसमें जो प्रोविजन है 10th शेड्यूल में, उसके तहत लेजिस्लेटर पार्टी के 2/3 का अगर मर्जर का डिसीजन लेती है तो पार्टी का मर्जर उस लेवल पे माना जाएगा, चाहे नेशनल। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि मान लीजिए कोई बहुत सारी नेशनल पार्टी है और वो नेशनल लेवल पे कहीं मर्जर करती है और उनकी कोई स्टेट यूनिट है, उसके 2/3 लेजिस्लेचर्स मना कर देते हैं कि हम शामिल नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, कानून तो कहता है कि 2/3 अगर मर्जर नहीं मान रहे तो वो फ्री रहने के लिए स्वतंत्र है। तो वो ये सिर्फ पर एकमात्र निर्णय है, उसके बाद कुछ निर्णय ऐसे आए जो स्पष्ट नहीं है, पर उन्होंने कहा कि मर्जर बॉटम टू द लाइन होना चाहिए। दूसरा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय है वो राजस्थान उच्च न्यायालय पे बाध्यकारी नहीं, बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ वो एक सुझाव के रूप में पेश किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरा मामला कि मर्जर किसको माना जाए, ये अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ किसी भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, वहां तक कोई मामला पहुंचा नहीं और न्यायालयों के निर्णय है नहीं। पंजाब एंड उच्च न्यायालय का एक निर्णय है जो कहता है कि मर्जर लेजिस्लेटिव पार्टी अगर मर्डर है तो वो भी जाएगी। इसका केस का बल्ली का नाम से एक केस है, एक बड़ी अभी डाइल्यूटेड सिचुएशन है, कंफ्यूज स्टेट है कि ये क्या माना जाएगा। परंतु दूसरी पॉइंट है कि भाई इन लोगों को इंटरिम स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि जब तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक इंटरिम, पर इस मामले में चूंकि स्पीकर का अंतिम आदेश चुनौती योग्य है, परंतु अब तक स्पीकर के आदेश पर अंतरिम स्टे देने का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, सिवाय राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के अलावा, जो अभी उन्होंने पृथ्वीराज मीणा और सचिन पायलट की याचिका पर की। बिल्कुल। राजस्थान उच्च न्यायालय भी कह चुका है कि अंतरिम आदेश दिया जा सकता है। अब देखते हैं कि अंतरिम आदेश कोर्ट देती है या नहीं देती, क्योंकि स्पीकर तो ऑलरेडी अपना दे चुके हैं। क्योंकि ये इस बात का भी खुलासा तब हुआ कि जब पता लगा मदन दिलावर के माध्यम से, जब वो बैठे कि हाँ ये ऐसा फैसला हो सकेगा, मुझे उसकी कॉपी दीजिए, उसके बाद ये अदालत में गए। मैं रामलाल जी आपके पास आना चाहूंगा, ये मामला एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया, बेशक पार्टियां किसी की भी हो, सरकार किसी की, बात ये नहीं है। इसी विधानसभा में आपको ध्यान होगा कि न्यायपालिका और विधायिका के लिमिट्स को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, उनके राइट्स को लेकर के चर्चा हुई, और उसके बाद में हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद या सीजे के दखल के बाद उस मामले को सॉर्ट आउट किया गया। अभी भी बात वही आती है, विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे कि मेरी नजर में बिल्कुल जायज है, उन्होंने मर्जर को सही ठहराया, मामला अदालत में चला गया। वही बात अभी जैन साहब करेंगे, पहला मामला इस तरह का है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए जो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग है, हमसे बेहतर आप समझते हैं, आप हाउस की तीसरी बार सदस्य हैं, बहुत नजदीक से देख रहे हैं, क्या होगा इसमें? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विधायिका जहां कानून बनाने की काम करती है और न्यायपालिका उसको संरक्षित करने का काम करते हैं कि कानून की पालना हो रही या नहीं हो रही, या जो कानून बनाया उस कानून के अनुसार उसकी पालना हुई या नहीं हुई। लेकिन जहां बात आती है कि विधायिका के अधिकार क्षेत्र हो गए, तो विधायिका के अधिकार क्षेत्रों के अंदर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि जो संविधान की मूल आस्था है उस आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, तब तक नहीं करती। और अगर जिस धारा का जैन साहब ने जिसकी व्याख्या की है कि धारा 10(2) के इसकी जो मूल भावना थी उस भावना का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, ये न्यायालय को देखना है। तो उसके ऊपर तो मैं टीका टिप्पणी कुछ नहीं करूंगा, न्यायालय के अंदर जो मामला विचाराधीन है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार के ऊपर अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे थे, ये तो एक ही बात अलाप करते हुए आते हैं कि साहब जो कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। अरे भैया वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुख्यमंत्री जी को कहा था क्या कि साहब सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कहो? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को कि 1.5 साल तक आप आपस में वार्ता मत करो? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में कुर्सी की खींचतान चल रही है उसके अंदर कोई एक जगह समझौता होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप समझौता कर लो? आपकी सरकार चलाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की कतई नहीं है।
आपके अंदरूनी झगड़े निपटाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की कतई नहीं है। आपके अंदरूनी झगड़े आप निपटाओ, आपके वर्चस्व की लड़ाई को आप समाप्त करो। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक एक पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर जिस तरीके के हालात आपने बनाए हैं, जनता की जो पीड़ा है उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। लेकिन जिस तरीके का आरोप आप खुद की कमी खामियों को छुपाने के लिए और खुद की कमजोरियों को छुपाने के लिए आप जिस तरीके आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। जानना चाहता हूं कि स्पीकर की ओर से जब ये आर्ग्यू चल रहे थे उस समय जो इनके लॉयर हैं उन्होंने एक बात कही थी कि साहब हाल ही में राज्यसभा में टीडीपी के 4 सांसदों का मर्जर हुआ है। अगर ये उसको भी देखे आप कि वो मर्जर अगर जायज है तो फिर ये गलत कैसे? अदालत का ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि अगर उस मर्जर पे अगर आप जायज मानते हैं तो इसको भी जायज मानिए, अगर ये गलत है तो फिर वो जायज कैसे हो सकता है? अभी देखिए इसमें भी क्योंकि वो नोटेड है बाकायदा। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक बात जो मैंने कही है कि ये एक संवैधानिक मुद्दा इस बात का है कि जो विधायिका ने जो कानून बनाया उस कानून की पालना हो रही है या नहीं हो रही, या उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो अपन टीका टिप्पणी नहीं कर सके। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर कानून का अगर कहीं पर किसी का उल्लंघन होता है, किसी का अहित होता है, तो उसको रेमेडी लेने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में वहां पर वो जा सकता है। और जहां लगा मदन दिलावर जी को लगा कि साहब मर्जर ठीक नहीं हुआ तो ये न्यायालय के अंदर चले गए। अब न्यायालय को देखना है कि मर्जर ठीक हुआ या नहीं हुआ, या स्पीकर ने जो आदेश दिए हैं या निर्णय किया है वो निर्णय सही है या गलत है, ये न्यायपालिका का काम है। उनके निर्णय को मैं प्रभावित करने की बात नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार के ऊपर आप क्या चुनाव लड़ने के लिए गए थे कांग्रेस के मित्र, तब आप ये क्या कहते क्या कि हमारा बहुमत नहीं है, हम 99 की फेर में अटके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार बनाने हैं और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हमारी सरकार चलाए, हमारे विधायकों को संतुष्ट करे, हमारे विधायकों की नाराजगी दूर करे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का कतई नहीं है। इसलिए आपके कर्मों का फल आपको भोगना है और आपके कर्मों का फल राजस्थान की जनता भोग रही है। वो देख रही है कि किस तरीके से पिछले 1 महीने में जहां टीडीओ का हमला राजस्थान के अंदर हुआ है, जहां वैकेंसी सारी वैकेंट पड़ी है, जहां डेवलपमेंट का काम रुके हुए हैं, सबके बावजूद भी राजस्थान की सरकार अपनी सरकार विधायकों को संतुष्ट करने में लगी हुई है। आपके पास आना चाह रहा हूं, आप नोटिस में ही राहत महसूस कर रहे हैं कि आगे भी कुछ लड़ाई अभी बाकी है? देखिए योगेंद्र जी, हमने कांग्रेस को पहले समर्थन किया था, बाहर से समर्थन किया था। हमने कांग्रेस को समर्थन देके उनकी सरकार को हमने समर्थन दिया, मगर कांग्रेस ने इससे पूर्व में भी हमारे साथ विश्वासघात किया और अभी भी इन्होंने वही काम किया। हम इनको समर्थन देते हुए भी इन्होंने हमारे 6 विधायकों को तोड़ा और इन्होंने अपनी पार्टी में विलय कराया। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। पहले हम विधानसभा अध्यक्ष जी के पास गए थे, उनके पास ये फाइल चल रही थी और आज अभी स्थिति आ गई कि ये मैटर न्यायालय में आ गया। आप ये देखिए कि हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। न्यायालय जो फैसला करेगा वो बहुजन समाज पार्टी उसका सम्मान करेगी और इस समय पे जो कार्य कर रहे हैं जी, ये इसी स्थिति है कि आज कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए किसी भी पार्टी के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को इस प्रकार ये खुद को विधायकों को क्यों नहीं रख के साथ है कि क्यों? एक बार बताइए कुलवाल साहब, आप लोगों ने फाइल की खंडपीठ में की, पहले एकल पीठ में की, कोशिश की थी क्या वैसे आपके विधायकों को नोटिस दिलाने की या देने की? आप कोई क्या आप हमें जवाब दीजिए, आपने ऐसा कैसे क्यों किया? पार्टी स्तर पे कोई कोशिश की गई थी पहले या सीधे अदालत से? मत योगेंद्र जी, आपको इसके पिछली बात पे जाना चाहता हूँ। हम लगातार जब यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी शेखावत थे, हम 5 साल तक लगातार उनके पास चक्कर लगाए हैं। जब हम हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने बोला कि विधानसभा अध्यक्ष जब तक इसका फैसला नहीं करेगा हम इसको यहाँ नहीं सुनेंगे। हम वापस इन्हीं के पास आ गए। दीपेंद्र सिंह जी शेखावत ने पूरे 5 साल निकाल दिए। अगर न्याय के अंदर विश्वास न तो भारतीय जनता पार्टी को है और न कांग्रेस को है। ये हम गरीबों की पार्टी है, ये उसका फायदा उठा के ये जब देखे, जब ये दिल्ली में हो या राजस्थान में हो, ये हमारे जो चुने हुए जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको दोनों पार्टियां इस ढंग से इनको प्रभावित करती है कि उनको मजबूरन इनका समर्थन करना पड़ता है। जी चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, AK जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं थोड़ा सा हाउस में जाना चाहूंगा एक बार के लिए। अगर
जो कुछ हो सकता है, देखें ये तो सब जुडिस मामला है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ऑर्डर स्टे किया जा सकता है, तो पोजीशन क्या रहेगी, क्या बीएसपी के माने जाएंगे विधायक या फिर उनका वोटिंग राइट फ्रीज किया जाएगा, उनके वोट को स्टे किया जाएगा। अगर ऐसी पोजीशन आती है या फिर उनकी सदस्यता पे कोई सवाल खड़ा होगा, जो एक संभावनाएं बनी दिखाई देती हैं कि 11 तारीख की बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी राजस्थान की सियासत के लिए, क्योंकि कहा भी यही गया है कि फैसला भी सुनाइए, ताकि जैसे आपने भी फरमाया अभी कि डीबी में आप अपील कर सकते हैं अगर फैसला आता है तो। 14 तारीख को खास रूप से ध्यान रखते हुए शायद हो सकता है अदालत यही सोच रही होगी। तो ऐसी पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी कुलवाल साहब कह रहे हैं, बात सही है कि जब दीपेंद्र जी स्पीकर थे और इसी तरह से बसपा के हाथी जब कांग्रेस में चले गए थे, इनमें से राजेंद्र बुढ़ा जी तो अभी पहले भी थे, अभी भी हैं, उस पोजीशन में यही कहा गया था कि स्पीकर के जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा, जब तक हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब स्पीकर का डिसीजन हो चुका है, कंसिडर भी हो गया। तो ऐसे पोजीशन में अगर स्टे की भी बात आती है, जैसे यथास्थिति के आदेश अभी दिए थे 24 जुलाई को, तो क्या ऐसी पोजीशन बन सकती है कि ऑर्डर स्टे किया जाए या फिर इनको वोटिंग राइट को फ्रीज किया जाए या फिर इनको कह दिया जाए कि हाँ ठीक है मर्जर सही है, या फिर अयोग्य घोषित कर, कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि जनरली एक चर्चा है इस बात की। देखिए, यदि हाईकोर्ट ये समझती है कि ये मर्जर को सही बताने का स्पीकर का आदेश अपेरेंटली प्रथम दृष्टया ही गलत है और उसको रोका जाना जरूरी है, और वो उस आदेश के क्रियान्वयन को रोक देती है, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति हो जाएगी कि ये 6 बसपा के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं माने जाएंगे, बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य माने जाएंगे जी। ऐसी परिस्थिति में ये कांग्रेस का विप का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक इंटरिम स्टे कोर्ट देगी, फाइनली डिसाइड नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति में उनकी विधायकी उस दिन खतरे में नहीं है, उनका वोटिंग राइट खतरे में नहीं है, परंतु तब ये प्रश्न आएगा कि वो किसका आदेश माने। यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई विधायक शेष नहीं है, उनका कोई विप नहीं है, जो विधानसभा के नियमों के अनुसार विप होता है। वैसे तो एक्ट में तो सिर्फ ये लिख रखा है कि पार्टी और ऑथोराइज पर्सन ऑफ द पार्टी के डायरेक्शन को मानना जरूरी है, परंतु विधानसभा के रूल्स में वो पार्टी का ऑथोराइज पर्सन पार्टी का मुख्य सचेतक होता है। अब चूंकि वहां पर मुख्य सचेतक है नहीं, ऐसी परिस्थिति में दूसरा प्रश्न ये आएगा कि क्या वो सतीश चंद्र मिश्रा के निर्देश को मानने के लिए बाध्य हैं। ये कानूनी प्रश्न है जो अब तक कहीं तय नहीं हुआ, क्योंकि अब तक नियम यही रहे कि जो सदन का विप होता है, पार्टी का जो सचेतक होता है, वो जो आदेश जारी करता है वो बाध्यकारी है, वो ऑथोराइज पर्सन है पार्टी की तरफ से, और ऐसी स्थिति अभी बसपा में नहीं है। तो इन परिस्थितियों में वो दूसरा रास्ता ये निकाल सकते हैं कि वो तो खुद ही तो लोग हैं बसपा के, तो उनमें से जो जिसको भी वो ऑथोराइज मानते हैं उसकी तरफ से आदेश लेके वो फिर वोट दे सकते हैं। वो फिर कोर्ट में आएगा वापस कि ये सतीश चंद्र मिश्रा का चलेगा या इनके अपने सदस्य का चलेगा, इन केस अगर हाई कोर्ट स्टे करता है। ऐसी परिस्थिति में आज की स्थिति में पलड़ा अशोक गहलोत का भारी। अशोक गहलोत 2 बार हाथी को गायब कर चुका, ऐसा जादूगर अकेला है देश में जो 2 बार हाथी को गायब कर दिया। जी बिल्कुल। देखिए ये अर्चना जी अभी यही कह रही थी कि मुझे जहां तक लगता है कि ऐसी प्रयोगशाला कभी राजनीति में बनी नहीं है कि हर चीज का बड़ी बारीकी से ये नजीर बनेगा राजस्थान आने वाले दिनों में। रामलाल जी, बड़ी एक ऐसी स्थिति में हमारी प्रयोगशाला खड़ी हो रही है, पता नहीं कोविड का तो वैक्सीन कब आएगा, लेकिन आप लोग जरूर इस बार राजस्थान विधानसभा में नजीर जरूर बनवा देगा। अगर कोई भी मामला कहीं होगा तो राजस्थान का ध्यान होगा उसमें, क्या राजस्थान में ऐसा हुआ था, उसमें ये बातें सामने आई थी। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान के सत्ता के उस सियासी संग्राम की जिसको लेकर के नई से नई कड़ियां जुड़ती जाती हैं। कोई आज फोरकास्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होगा या 11 तारीख को क्या होगा। हम संभावनाओं की चर्चा कर रहे हैं और देश का पहला राज्य इस पोजीशन में बना हुआ है कि कितने लंबे समय से कोई रिजल्ट नहीं बन पाया। हम तो कहते हैं कि कोरोना और
राजस्थान का सियासी संकट, दोनों एक दिशा में चल रहे हैं। उसकी वैक्सीन बनेगी पहले या राजस्थान का सॉल्यूशन निकलेगा, दोनों पे ही डिपेंड करता है क्या होगा। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार जी। अभी क्या लगता है, क्योंकि देखिए बीएसपी के विधायकों का जो डिसीजन होगा ये एक मेजर कड़ी होगी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, या पार्टियों के लिए भी आप मान के चल सकते हैं कि सरकार की डिपेंडेंसी उनपे होगी। अशोक गहलोत इसमें कोई डाउट नहीं है कि दूरदर्शिता समझे कि आप उन्होंने पहले से जो सारी चीजों का आंकलन किया हुआ था, वो जैसे अभी जय साहब ने कहा कि ये भी गजब जादूगर हैं, 2 बार हाथी गायब कर दिए इन्होंने। तो ये पहली मरतबा एक ऐसी पोजीशन है कि उनको मालूम था कि कुछ न कुछ होगा, या तो डिफरेंसेस का ध्यान में रखते हुए जो भी होगा। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा होगा तो क्या 14 तारीख के बाद का रिस्क गहलोत लेंगे, या 11 तारीख के बाद में कुछ अपनी गणित अलग से करने की कोशिश करेंगे? सर देखिए, 11 तारीख यानी इनफैक्ट जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आज की डेट ही काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब चूंकि हियरिंग फिर से 11 तारीख को शेड्यूल की गई है, तो जो नंबर्स का जो मकड़ जाल है ना, जो बिल्कुल जो अनसुलझी पहेली है, वो पूरी 11 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी, जहां तक अभी तक नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, अभी तक कांग्रेस के पास में 125 का काउंट था, 125 में से हम 22 का आंकड़ा सीधे सीधे अगर हम माइनस करते हैं तो वो 103 पर आता है राज्यसभा के अकॉर्डिंग। जी हाँ, राज्यसभा में जो वोटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में अगर हम देखें, भंवरलाल जी बीमार हैं, उसके बाद में स्पीकर का भी नहीं है, तो हम लेकर चल रहे हैं कि ये आ गए 101 पे। अगर उसमें से अगर ये 6 लोगों का वोटिंग राइट्स अगर नहीं, अगर हाईकोर्ट ऐसा कुछ दे देता है अपना वर्डिक्ट, तो वो मुझे लगता है एक बहुत यानी कांग्रेस का नंबर गेम उससे काफी बिगड़ सकता है। तो एक 96 पे आ जाएगा, 97 जहां तक मुझे लगता है बीजेपी का फिगर होगा, क्योंकि बीजेपी का देखें हम 75 प्लस 22 इनको ये माइलेज मिल रहा है। तो 96 और 97 पे जो नंबर आके उलझेगा वो मुझे लगता है। ऐसी पोजीशन में अगर 6 विधायकों का अगर हम मान भी लेते हैं, व्हिप जो है, व्हिप वहां पर एक मेजर एक स्टेप होगी कि उसका क्या होगा। क्योंकि जैसे भी जैन साहब कह रहे थे कि बीएसपी को अलग और विधायक नहीं है जो बचा हुआ जो व्हिप जारी कर सके, क्योंकि वहां विधायक होगा। अगर बीएसपी उसे अपने विधायक दल का नेता या चीफ व्हिप कुछ भी डिक्लेयर भी कर दे तो कोई नहीं है उनके पास में, या अगर एक एमएलए भी होता तो स्पीकर के पास में वो लगा सकता था, वो राइट बीएसपी के पास में रहा नहीं। ऐसी पोजीशन में क्या सचिन पायलट गुट इसका विरोध कर पाएगा व्हिप का? सचिन पायलट गुट के पास ना अभी जो उन्होंने पूरा मौन धारण किया हुआ है, तो उनकी स्ट्रेटजी किसी के भी सामने नहीं है कि वो क्या करना चाहेंगे। यानी सचिन पायलट के जो एक्ट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में ना अभी हम लोग कोई, जहां तक मुझे लगता है, बात करेंगे, लेकिन उसका वो ग्राउंड नहीं है अभी, क्योंकि सामने कुछ भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। उनका एक कैंप अभी है, तो बयान के आधार पे देख के चल रहे हैं 19 वो लोग हैं इंक्लूडिंग सचिन पायलट, और 3 उनके साथ में जिनके एसीबी में केस दर्ज हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए है, तो 22 इस 97 मान करके चलते हैं। रामलाल जी, मैं एक व्हिप को लेकर के जानना चाहूंगा, क्योंकि व्हिप आपने बहुत नजदीक से देखा भी है चीजों को, या ऐसी पोजीशन में क्या होता है। चलिए एक बार के लिए आप भूल जाइए कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत या बीजेपी छोड़ दीजिए, हाउस की प्रोसीडिंग में जानना चाहूंगा, व्हिप अगर जारी कर दी जाती है, वोटिंग का टाइम आता है, तो उस पोजीशन में उन एमएलए की क्या होगी जिनकी अदावत हो, या फिर कहें कि जिनका बिल्कुल डिफरेंसेस इस माइलेज में हो कि बिल्कुल वो जो कुछ चल रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन में व्हिप का क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, वर्तमान में जो संवैधानिक जो प्राथमिकताएं हैं, उन संवैधानिक प्राथमिकताओं में यह है कि व्हिप का उल्लंघन करने वाले कोई सी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर व्हिप का कोई उल्लंघन करता है तो उनकी सदस्यता समाप्त होती है। और सदस्यता व्हिप के उल्लंघन के दौरान अगर सदस्यता समाप्त होती है तो वो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होते हैं। और यदि विधानसभा में अगर रिजाइन करते हैं तो रिजाइन करने के उपरांत वो चुनाव अगर नेक्स्ट 2 महीने बाद में भी अगर होते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र से, तो वो चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ये एक बाध्यता है व्हिप के उपरांत और व्हिप के दौरान, कि व्हिप के अगर उल्लंघन आपने किया तो ये परिस्थिति बनेगी, और व्हिप के साथ चले तो ये परिस्थिति बनेगी। अब जहां अभी एक बात अर्चना जी ने जो कही है कि अभी तक सचिन पायलट के गुट की तरफ से कोई पत्ते नहीं खोले गए कि वो करेंगे क्या। अगर सरकार कोई बिल लेकर आती है और बिल को व्हिप जारी करती है, तो क्या सचिन पायलट गुट उसके समर्थन करेंगे या उस व्हिप का उल्लंघन करेंगे? अगर उल्लंघन करेंगे तो उल्लंघन के दौरान अगर उनकी सदस्यता जाती है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, और यदि उसके समर्थन में आके खड़े होते हैं तो फिर सरकार उसके उपरांत क्या फ्लोर के ऊपर टेस्ट कराएगी या नहीं कराएगी। तो ये अलग अलग कुछ बातें ऐसी है जो भविष्य के गर्भ के अंदर है।
उनकी चर्चा अभी नहीं की जा सकती। वो तो ये आपस के अंदर बैठ के क्या करते रहेंगे, उसके ऊपर पर्टिकुलर ये कहा जाता है कि मनी बिल, या फिर आपको हाउस में अगर खुद अपनी तरफ से चीफ व्हिप रखें कि हम पे एलिगेशंस लग रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है, लिहाजा हम फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं, स्पीकर उस समय कह सकता है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा? क्योंकि मनी बिल या तो सरकार प्लान करती कुछ। देखिए योगेंद्र जी, हमें राज्यपाल ने भी जब मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि साहब किसी ने भी मेरे यहाँ पर कोई परिवाद नहीं लगाया, किसी ने कि साहब सरकार अल्पमत के अंदर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि सरकार अल्पमत में है, आप विधानसभा का सत्र बुलाओ, या सचिन पायलट के गुट ने भी किसी ने नहीं कहा कि सरकार अल्पमत में आप विधानसभा का सत्र बुलाओ। तो जहां तक बात है कि विधानसभा राज्यपाल, लेकिन बीजेपी ये तो कह रही है कि अल्पमत में है सरकार। आज जो अंकों की गणित कांग्रेस के पास होनी चाहिए, देखिए योगेंद्र जी मैं सीधी सीधी कहूंगा, दो ऐसे वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ कहता है कि मैं जादूगर हूं, मेरी जादूगरी प्रदेश के अंदर कायम रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग और कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी तरफ पायलट है, वो कहता है मेरा प्लेन क्रैश नहीं होना चाहिए। ये एक वर्चस्व की लड़ाई है जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। अब आने वाले समय के अंदर वो समय और परिस्थिति बताएगी कि ऊंट कौन सी करवट बैठता है। ये अभी इसके बारे में बताना तो ज्यादा मेरे ख्याल से उचित नहीं है और ठीक नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार को जो भी परिस्थिति बनी हुई है, इनके घर की लड़ाई को या इनके आपस के वर्चस्व की लड़ाई को, जिसका समाधान इनको निकालना चाहिए वो तत्काल निकाले, ताकि राजस्थान की सरकार जो होटल के क्वारंटाइन हो रखी है वो बाहर आके जनता के सुख दुख के भागीदारी बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी पे क्यों आरोप लग रहे हैं? आप लोग खारिज कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी कह देता है कि सारा खेल बीजेपी का है। अब योगेंद्र जी मैं क्या बताऊं, जब कोई मुखिया अगर लापरवाह है और मुखिया लापरवाह है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और बच्चे बिगड़ जाए, तो वो कहता है मेरे पड़ोसी ने बच्चे बिगाड़ दिए। अरे तो भैया लापरवाही तो बच्चे तुम्हारे बिगड़ रहे हैं, तो अपने पड़ोसी को दे रहे हो, ये कहाँ की न्याय है? अब इनके खुद की कमी खामी का इनका झगड़ा शुरू से चल रहा है। आपने देखा होगा योगेंद्र जी, टिकट वितरण के दौरान भी इनके आपस में झगड़े हुए, रैलियों के दौरान भी एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक बात करते रहे। बड़ी लड़ाई दिल्ली में जाके समाप्त हुई, उसके उपरांत भी इनके झगड़े यहाँ समाप्त नहीं हुए। कोटा के अंदर जब बच्चों की जब डेथ होती है तो भी इन्हीं के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते हैं, एक दूसरे के मंत्रियों के ऊपर अटैक करने का काम करते हैं। एक से दो निशान साधे अभी पुलवाल साहब को भी आगाह कर दिया कि अगर आप भी लापरवाह नहीं रहते तो हाथी जाते नहीं आपके, बाड़ा छोड़ के चले गए वो। और वरुण पुरोहित जी से भी यही कह रहे हैं कि समय रहते जादूगर जी छड़ी को घुमा के देखते हैं दाएं बाएं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। वरुण जी पहले आपके पास आना चाहूंगा, सुना भी रामलाल जी को कि ये तो पहले दिन से ही देखना चाहिए था कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, आज ये नौबत नहीं आती। योगेंद्र जी, रामलाल जी का तो रामलला जी के तो कल से हम टीवी पे दर्शन कर ही रहे हैं, आज यहाँ भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बात बताइए, सारे देश को पता है। अरे मैं वो रामलला नहीं हूँ वरुण जी, मैं तो हमारे लिए तो रामलला का नाम ही बहुत है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो न्यायालय जो है भारत का, खुशी है इस बात की कि आपके, मुझे खुशी है वरुण जी आपकी इस बात न्यायालय के मुख से जजमेंट से बना है, लग गया। आपको भी न्यायालय में ही जाना पड़ रहा है। सीरीज ऑफ एक्ट्स आपकी सबको पता है, कितनी बार फाइलें लौटा रहे हो आप। लोग अभी मना कर रहे थे, नहीं मेरी सुन लो, अब आप मेरी अब सुन लो, आप अभी आप फ्लोर टेस्ट की कह रहे हो, हम नहीं मांग कर रहे। आपके अमित वाल्मीकि जी कौन है? आप शुरू में फ्लोर टेस्ट की मांगे कर रहे थे, फिर वसुंधरा जी नहीं आई तो आप फट यू टर्न ले लिया, कटारे जी ने मना कर दिया हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे। आप दोनों चीज कर रहे हो, कांग्रेस मत में नहीं है, अल्प मत में नहीं, सारी बातें करने नहीं चलती। पब्लिक को पता है आपके वकील कौन है, स्पॉन्सर कर रहे हैं पायलट ग्रुप को भी, मदन दिलावर जी को। अब मदन दिलावर जी के बारे में सबको पता है, आप उनको क्या कैसे अग्रीवेड हो रहे हैं भाई? उनको क्या ग्रीवेंसेस था? बसपा की पार्टी तो कर नहीं रही है, वो पीछे लग रहे हैं। और वकील वो सालवे साहब वगैरह आ रहे हैं इनके पास, कहां से फीस आ रही है सबको पता है। मुकुल रोहतगी जी को किसने सरकारी वकील बनाया, सब चीजें पब्लिक समझती है भाई। आप ये आवरण ले, इससे पब्लिक आज के टाइम में बच्चे समझते हैं, इसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप हर बार के कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, लेकिन वरुण जी एक चीज बता दो, आप इतना सिब्बल जी कर रहे हो, निपटा था वो वेट कर रहे थे, आपके नहीं है क्या? स्टेटमेंट नहीं दिए क्या? इससे पहले आज हुई थी जब कैलाश कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था
प्रधानमंत्री की सुनवाई टाल दी जाए, कपिल सिब्बल का व्यक्तिगत मत या कांग्रेस का मत? हर बात कांग्रेस की स्टडी कर रहे हो, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, कांग्रेस की स्टडी कर रहे हो। हम तो खुद चाहते हैं आप जैसे मजबूत जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर भी देखो, आपके वरिष्ठ लोग जो है क्या पता आ जाए। देखो सत्ता के पीछे योगेंद्र जी ये पूरे हिंदुस्तान में बावले हो रखे हैं। ये इनके इन प्रकार ने सत्ता को तोड़ना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते पर नहीं आ पाए। डायरेक्ट इलेक्शन में आप भी तो जीत के आए हो। आप और कह देते 100 आ जाते, 72 क्यों आए, 70 क्यों आए? आप थोड़े अच्छे टिकट देते, आपकी भी 101 आ जाते। अच्छे कर्म आपने किए होते तो आपकी पार्टी के 101 आते। आप कांग्रेस को निर्देश या वो मत कहोगे भाई हमारे कर्म क्या है। हमारे कर्म तो हम भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम आगे देखेंगे। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम सत्ता प्रवाह कराएंगे। हम चाहे झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोलेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। अब आपको प्रोपेगेंडा करना है, प्रचार करना है, पब्लिक सब समझती है रोटी रोजगार का। तो संकल्प आपने किया है, लोगों को सड़कों पे दौड़ा है। चले वरुण जी एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मुझे एक चीज बताइए कि ये तो चलिए ठीक है, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट पीसीसी सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 धड़े इस वक्त कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस में कभी यह चर्चा भी चलती है कि ये 2 ही क्यों, तीसरा क्यों नहीं? योगेंद्र जी तीसरा अभी आपके पास में एक प्रेस नोट भी आया होगा, तीसरा भी है जो दोनों धड़ों में नहीं है। दोनों से सर्टिफिकेट लेने की किसी को कार्यकर्ता को जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये धड़े जो है ना, ये धड़े तो परसेप्शन क्रिएट किया है। एक यंग नेता को, इतने डायनेमिक बढ़िया नेता को, ये उस आदमी की आप ये देखिए राजनीतिक रूप से इन लोगों ने षड्यंत्र रच के क्या हालत कर दिया है सचिन पायलट का। उनको कितना बड़ा पद मिला हुआ था, कितनी अहमियत थी उनकी कांग्रेस पार्टी में। ये लोगों ने खराब किसने किया? यही सारा किस और आपका खराब किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने एक मायाजाल क्रिएट किया जिसमें मास्टर है, आज से नहीं है। ये विधायक नहीं बने, आप पुराने नेताओं से स्प्रेडर, अफवाहों के स्प्रेडर हैं, वो ये कर लेते हैं। अब वो यंग आदमी आ गए इनके। अब आप बताइए हरियाणा में क्या मतलब है विधायकों का? दिल्ली में क्यों नहीं रह सकते? लेकिन हरियाणा में ले जाके इन्होंने पैक कर दिया। इनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप है, आप निकलने नहीं दे रहे हो, वकील आपके लग रहे हैं। तो राजस्थान में आएंगे, मध्य प्रदेश के आएंगे तो राजस्थान में आएंगे, कर्नाटक के आएंगे तो राजस्थान में आएंगे। आपने कर्नाटक में क्या किया, मणिपुर में, गोवा में, ब्ला 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 एटसेट्रा, बहुत एग्जाम्पल है। पूरी पब्लिक आपको देख चुकी है कि आप कैसे लोकसभा में आए थे, वो भी सबको पता है। बालाकोट से रामलाल जी आप वरुण जी के बीच में बोल रहे थे, मेरा छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए आप एक बार। इसमें बोलना तो इनको कि हमारी तो निगाहें इस वजह से टिकी हुई थी कि पड़ोसी लापरवाह होगा तो हम खस से झपट्टा मारेंगे, ये तो इनको समझना चाहिए था। लेकिन मॉडल कौन सा होगा, अब ये बताइए आप। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मॉडल कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं राजस्थान में? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक हालात जो बने हुए हैं वो सारे के सारे राजनीतिक हालात कांग्रेस की देन है। और इनका मॉडल, इनको कांग्रेस को खुद को चुनना है कि कौन सा मॉडल। सारे चुनाव लोकल बॉडीज तक तो हम जीत रहे हैं। आप कह रहे हो कांग्रेस, आप जीत नहीं पा रहे हो लोकल बॉडीज, अभी फिर आने वाले हो, स्वीकार करते हो। डिवाइड कर और फिर आप कुर्सी पर बैठना चाह रहे हो। अब 1% में एक सवाल मेरा है योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है, पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर आज गांधी परिवार क्यों नहीं बोल रहा? आज गांधी परिवार मौन क्यों है? भाई अब गांधी परिवार की चिंता हो गई, समाधान क्यों नहीं करता आपको? परिवार 8 करोड़ जनता का चिंता है गांधी परिवार की, सबको पता है। कुलवार साहब, लापरवाही का जिक्र किया अभी रामलाल जी ने, तो हालांकि इनका निशाना जो मैं समझ पा रहा हूं कांग्रेस की ओर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तीर से 2 निशाना साधे इन्होंने कि लापरवाह कोई रहेगा तो पड़ोसी खर्च से लपक लेगा। तो ये बताइए मुझे कि लापरवाही आप लोगों की भी रही? आप अपने बाड़े में हाथियों को संभाल के नहीं रख पाए? देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी एक हिंदुस्तान में एक गरीबों की पार्टी, गरीबों की बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों करते हैं, मगर ये कभी इन्होंने गरीबों का भला नहीं किया। हाँ रामलाल को पूंजीपतियों को सहयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं चाहिए,
बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी तो है, मगर हम आपको ईमानदार लोग हैं। आप जैसे आप बोले मैं बोला है बीच में रामलाल जी, आप बोलो ना, आपको बोला क्या मैं दूसरा सवाल है कि वकील साहब ने यह कहा कि गहलोत सरकार एक जादूगर है और जादूगर की जादूगरी राजस्थान में दूसरी बार इन्होंने कर दी बहुजन समाज पार्टी के साथ। वकील साहब आप एक बात को समझ लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री यह बात कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग। कौन ने की राजस्थान हॉर्स ट्रेडिंग? बताइए मुख्यमंत्री गहलोत, किसने की? किसके विधायक बिना पैसे के आता है क्या, या बिना पैसे के चुनाव होता है? तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात करने वाले मुख्यमंत्री जादूगर। टिकट भी नहीं आते शायद, टिकट ही नहीं आते आजकल तो है योगेंद्र जी, टिकट भी आते हैं कि नहीं? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि एलिफेंट, अशोक गहलोत ने तो एलिफेंट ट्रेडिंग कर दी, हॉर्स ट्रेडिंग से भी आगे बढ़ गए, वो उससे आगे बढ़ गए। उन्होंने गणेश जी को भी खरीद लिया। ये कहना चाहते हो कि गणेश जी को खरीद लिया? गणेश जी को नहीं खरीद सकते, गणेश जी ने गणेश। सवाल ये योगेंद्र जी, आज जो कांग्रेस जो कार्य कर रही है, वो कांग्रेस को जब हम समर्थन दे तो कार्य क्यों कर रही थी, और आज अब कांग्रेस कानून से क्यों डर रही है? सवाल है कि यहां बैठ के घोषणा कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूं, राजस्थान की 14 तारीख को राजनीति का एक नया इतिहास होगा। हो सकता है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कांग्रेस लेके आ जाए, और ये है कि कहीं गहलोत साहब चले जाए, कहीं जादूगर की जादूगरी चले जाए, और हो सकता है राजस्थान का कोई दूसरा नेता है। और ये जो सचिन पायलट के लेवल पे जो चल रहा है, सवाल है कि हमारा सवाल है बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी के विधायक से हमने जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। और कांग्रेस का तो अभी देखिए 14 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है, नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। ये सचिन पायलट जो अभी बहन जी बोल रही थी कि उसका अभी मुंह नहीं खुल रहा, उसका पता नहीं पड़ रहा, वो 14 तारीख को पता पड़ जाएगा। इन्होंने हमेशा ये कहा है, इनके वकील सालवे साहब ने कहा है कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। तो इनका पता नहीं, पता तो अपन पड़ा हुआ है। सवाल है राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलेगा, और हम भी चाहते हैं कि जो हम लोगों को जैसे गरीब लोगों को खरीदने वाले मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो राजस्थान का सौभाग्य होगा इसके। जी देखिए क्या होता है अभी, ये तो बहुत जल्दबाजी है कहना। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं लगातार राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता है, एक तरह से कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों डिबेट्स बहुत हो रही हैं, इस पे आपको संवैधानिक पीठ को कोई निर्णय करना चाहिए कि, क्योंकि देखिए दल बदल कानून के भी मायने हैं कायदे से, तो उसके भी रास्ते निकाल दिए गए, अपने अपने तरीके से उसमें नया इतिहास रचा जा रहा है। तो यहां अब कुछ वक्त आ गया है कि वास्तव में अब संवैधानिक पीठ को कोई डिसीजन देना चाहिए, गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि रास्ते मत निकालिए, क्योंकि इससे होगा ये कि जो भी कुछ हो रहा है, बेशक सरकारें बन जाएंगी, 5 साल अपना राज भोग के भी चली जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र में अस्थिरता, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की कड़ी को हम बहुत कमजोर कर रहे हैं। क्या आप लगता है आपको कि अगर राजनीतिक दल अपनी ओर से चर्चा नहीं करेंगे तो संवैधानिक पीठ को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस पर? देखिए सबसे पहली चीज तो कानून बनाना विधायिका का कार्य है। जी, जानबूझ के विधायिका ने कानून में जानबूझकर ऐसे लूप होल्स जोड़े कि जिसके बहाने मौके बेमौके वो अपनी राजनीति का लाभ उठाए। वरना जब डिस्कशंस हुए थे और जब ये कानून लाया गया था तो इसके ऑब्जेक्ट में लिखा गया था कि भाई इससे जनता का विश्वास मिलता है। आज जनता ने जिस व्यक्ति को जिस पार्टी के टी सिंबल पे जिताकर भेजा है, कल वही व्यक्ति अब उस पार्टी को छोड़कर कहीं और जाता है तो वो अपनी पार्टी के साथ भी दगा करता है और साथ साथ जनता के साथ भी दगा करता है। जैसा कि कुलवाल जी ने कहा, 2 बार ऐसा हुआ कि जब बसपा के विधायक जीत के बसपा के वोटों पर आए और दोनों बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक तरीके से उन्होंने सिर्फ बसपा के साथ ही छल नहीं किया, उस जनता के साथ भी छल किया जिसके दल पर वो जीत कर आए हैं। और इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग को के जो शुरू में आया राम गया राम एक की चर्चा चली थी, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। बाद में यह आया कि 1/3 विधायक अगर छोड़ दें तो उसको वो नहीं माना जाता था, पर उसके बाद ये लगा कि इसकी आड़ में फिर दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि यूपी में केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा था कि एक दिन में 1/3 छोड़े, जरूरी नहीं है तो 6 महीने में छोड़ेंगे तब भी मैं मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे केसरीनाथ त्रिपाठी, जो बाद में जिनको राज्यपाल बनाया गया, वहां सर उन्होंने पहली बार एक झंडा गाड़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों बाद गलत ठहराया कि ये गलत निर्णय किया था, उन्होंने ऐसा नहीं कर सकते थे। सुन लो रामलाल जी, बात ये
कि यदि यही स्थिति रही, अगर ये काम विधायिका का है, विधायिका को चाहिए कि एक नैतिक मोरल वैल्यूज स्थापित करें, इस एंटी डिफेक्शन लॉ को इतना मजबूत बनाए अभी कि वो कम से कम, अभी स्थिति क्या है, ये मैं रामलाल जी ने कहा उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का बाला साहब पाटिल का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एंटी डिफेक्शन की वजह से आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो आप सिर्फ अपनी सदस्यता से जाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होता है उससे भिन्न है। ये जानबूझ के कानून में खामी छोड़ी गई, अर्थात आप डिस्क्वालिफाइड भी हो जाएंगे, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आप फ्री हैं उसी समय। अगर आप मिसकंडक्ट से डिस्क्वालीफाई होते हैं तब आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये कुछ कमियां कानून में है, या तो इसको विधायिका को बनाना पड़ेगा और नहीं तो फिर किसी दिन संविधान पीठ को ये कहना पड़ेगा कि अपने आप तो जिस दल से आप जीत के आए, इससे, क्योंकि अभी तो इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टी बात कही थी कि राइट ऑफ डिसेंट तो हर एक में, अमेरिका की दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर डेमोक्रेसी है, वहां पर तो ऐसे कोई विप जारी नहीं होते, वहां बिना विप के ही वहां जो सेनेटर्स होते हैं वो अपनी चॉइस से अपने बिलों पर विरोध में भी वोट देते हैं, पर उनका एक मोरल कैरेक्टर है, वहां पर उनकी जो पब्लिक है उसका भी उन पर दबाव है और सब कुछ है। पर यहाँ जिस तरीके से हो चुका है, पर ऐसा लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को इतना मजबूत बनाने की जरूरत है, चाहे वो लेजिस्लेचर बनाए या सुप्रीम कोर्ट की, कम से कम जनता के साथ। अपने यहाँ पे तो सिर्फ जब तक वोट कास्ट नहीं करता है तब तक वो हमारे लिए परमात्मा है, उसके बाद में तो जब आप विधायक बन गए तो फिर अपने मन के राजा है कि जहां आप रुकेंगे तो रुकेंगे, नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। अर्चना जी, आखिरी सवाल एक मेरा आपसे है, जिस मोड़ पे आकर के भारत की राजनीति, कई राज्यों में इस तरह की स्थितियां बनी है स्थिरता की, क्या वास्तव में अभी देखिए, मैं जो जैन साहब से कह रहा था कि संवैधानिक पीठ को क्या इस पे चर्चा करनी चाहिए, उसकी वजह ये है हमारे यहाँ पे वीआईपी कल्चर जिसको लेकर के कई मरतबा चर्चाएं हुई लेकिन राजनीतिक दलों ने उस पर कोई डिसीजन नहीं किया। इसी तरह से राजनीति में अपराधीकरण, उस पर राजनीतिक दलों ने कोई डिसीजन नहीं किया, अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसी स्थिरता चलती रहेगी, अस्थिरता चलती रहेगी तो उस पोजीशन में क्या होगा? क्या वास्तव में संवैधानिक पीठ को दखल करना होगा? फिर आएगी कि विधायिका के काम में न्यायपालिका दखल दे रहा है, तो क्या समय रहते वास्तव में इस मोड़ पे आना चाहिए? मुझे कोई भविष्य में लगता नहीं कि राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक करके ये करेंगे कि हाँ दल बदल को हमें लागू करना है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि राजनीति में दौर बदल चुका है, राजनीति में लिहाज खत्म हो रहा है, अब प्रतिशोध जगह बना रहा है, तो ऐसी पोजीशन में मुझे तो संभावना बहुत कम लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक जो वो फ्रेज बना है ईडीएम की राजनीतिक रोटियां सेकना, जो ये हर दूसरे तीसरे दिन या हर तीसरी चौथी चर्चा में ये चीज आती है, तो ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी चीज बोलती है कि यानी राजनीतिज्ञों की आदत में आ चुका है कि किस तरह से हम अपने पक्ष को मजबूत करें, किस तरह से हम अपना जो स्वार्थ है उसको फुलफिल करें, उसकी नीड्स को फुलफिल करें। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल आपस में बैठ के ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि कल को उन्हीं के लिए वो चीज चुनौतीपूर्ण हो जाए। तो अगर न्यायपालिका इस बारे में सुनवाई करती है और कोई एक अच्छा जजमेंट लेकर आती है जो आगे फ्यूचर में अपने एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करे पॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है वो एक भारत के लिए ना एक बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट आएगा, बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। क्योंकि जो हम बार बार बात करते हैं कि जो जनता जनार्दन होती है उसी का अगर लोकतंत्र से विश्वास खत्म होता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, आपके वोटिंग राइट का कोई महत्व नहीं रहेगा जब आदमी कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अभी हमें इंतजार रहेगा कि 8 तारीख को तामील कैसे होती है, उसके बाद 11 तारीख को क्या उन लोगों के जवाब आते हैं अगर तामील हो पाती है, और उस दिन जैसे कहा जा रहा है कि सेम डे डिसीजन भी आ सकता है, तो सभी को इंतजार है। और तब तक भी मुझे तो डाउट है कि ये कड़ी वहां तक इंतजार करेगी, उससे पहले भी अगर कोई उथल पुथल होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं नए दिन नई रोज हर दिन कोई इस तरह के क्षण हम देख रहे हैं जो भारत के इतिहास में राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, या कहेंगे कि नजीर के लिए चर्चा के बने हुए हैं कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए फिर हमें यही इंतजार है कि आगे क्या, तो इसी इंतजार के साथ में हम विराम लगाएंगे हमारी खास खबर को। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।